जाना है तो उसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ता है। इंजीनियरिंग करना है तो अलग जाना पड़ता है। फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको पहले ग्रेजुएट करना पड़ेगा। सीजीपीएससी का भी आप उसमें भी जाना चाहेंगे तो ग्रेजुएट करना पड़ेगा। तो वो सब पूरी करके आप कोई भी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती है। और इसके लिए हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फार्म भरने में आर्थिक जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। चुन लेंगे उसके बाद फीस लगता है मेडिकल का चाहे और चीज का। तो उसके लिए आज पर्याप्त व्यवस्था है शासन की तरफ से। और इसमें शिक्षा लोन भी मिलता है और जब नौकरी लग जाती है तो फिर उसको वापस करना पड़ता है। तो ये सब तमाम व्यवस्था है। आज आर्थिक समस्या आगे नहीं आती उस शिक्षा के लिए, है ना। और सरकार है, सरकार हर तरह से मदद करती है। अलग अलग विभाग से अलग अलग मदद होता है। श्रम विभाग से भी होता है। प्रतिभावान बच्चों के लिए भी कई तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। वो सब तमाम व्यवस्था सरकार करती है। आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करिए 12वीं की, है ना, और आगे का रास्ता चुनिए। मेरा नाम रमेश शर्मा है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि जब हम विद्यालयीन शिक्षा को पूर्ण करके हायर स्टडीज के लिए जेईई या नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके दूसरे राज्य पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे खाने की व्यवस्था न होने के कारण या हॉस्टल फीस भरने की या रहने की। तो आप इस समस्या को किस प्रकार दूर कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई जारी रखें? पहले भी प्रश्न आ चुका है। आज वैसी कोई समस्या नहीं होती है उस शिक्षा के लिए, है ना। कई तरह की योजनाएं सरकार की होती हैं। प्रतिभावान बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि भी होती है। एजुकेशन लोन की भी व्यवस्था होती है। और अलग अलग विभाग में अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे श्रमिक के बच्चों को लोग सहयोग करते हैं। और कभी आपको जरूरत पड़े तो जरूर सरकार को याद कर लीजिए। ठीक है, अभी 12वीं में है ना। क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप तो पीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जेईई का एग्जाम देंगे। हाँ हाँ, तो उसकी तैयारी करिए। आज हम लोग देखिए कोचिंग की व्यवस्था करा रहे हैं। एक तो दिल्ली रख के भी आप कोचिंग करेंगे तो वहाँ पर एक ट्राइबल हॉस्टल द्वारका के सेक्टर 18 में, और पहले वो 50 सीट का था। अभी हम लोग सरकार में आए हैं तो उसको 185 सीट कर दी। तो वहाँ निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। और इधर आपका हर जगह जैसे जितने भी जिला हेडक्वार्टर हैं, संभाग मुख्यालय हैं, वहाँ पर नालंदा परिसर हम लोग खोल रहे हैं। अभी तक 34 जगहों में काम चल रहा है। कई जगह पूर्ण हो चुके हैं। वहाँ पर हम लोग हाईटेक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और बहुत कम शुल्क में आप वहाँ पर आपको सारा स्टडी का मटेरियल मिलेगा, है ना। तो उसकी भी व्यवस्था हर जगह कर रहे हैं। हमको लगता है कि नारायणपुर में भी इतनी व्यवस्था हो जाएगी या सेंसर हो गया होगा यहाँ। अभी 34 जगह पूरे प्रदेश में इसका काम चल रहा है। तो जो एक किताबें जुटाने में और चीज में पैसा लगता है वो बिल्कुल मतलब सरकार व्यवस्था कर रही है। और एक सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपने घोषणा किया था कि हमारे लिए जल्द ही जल्द कॉलेज खुलवाएंगे, लेकिन आपने हमारे लिए घोषणा किए थे कि हमारे लिए जल्द से जल्द कॉलेज खुलवाएंगे, पर अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके आप करिएगा, जिससे हमें सुविधा अच्छे से मिल पाएंगे। आश्रम में तो
रायपुर में 3 गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन आश्रम का होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके लिए अभी चर्चा करेंगे। हाँ, वो होता क्या है, जैसे ना छात्रावास हुआ, आश्रम शाला हुआ, शायद यहाँ भी होता होगा कि बिना आधार कार्ड नहीं बनने के कारण ना कई बच्चे वंचित हो जाते हैं। और बुजमार के क्षेत्र में हुआ, कई माता पिता का बना है तो आधार कार्ड बना, तो बच्चों की संख्या है बहुत कम है आश्रम शालाओं में छात्रावास। पहले क्या है कि तो नक्सलवाद के कारण इस क्षेत्र में आना जाना भी कम होता था और दूरसंचार के साधन भी नहीं थे और इसलिए सब में प्रारंभ होता था। लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है वैसे गांव आबाद हो रहे हैं और दूरसंचार के साधन भी बढ़ रहे हैं और हम लोग यूपी स्तर पर ये सब राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड ये सब बना रहे हैं और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तो आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा। बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता छात्रावास बिना आधार कार्ड। हाँ, ऐसी कोई समस्या आती होगी बहुत कम, उसको अवगत कराइएगा, उसका रास्ता निकालेंगे।